अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज ना करे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी ही हॉरर, स्केरी, मिथिकल और इमेजिनरी स्टोरीज सुनने को मिलती रहें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट या स्टोरी है, रियल हो या इमेजिनरी या मिथिकल बनाई हुई, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप, इंस्टा या ईमेल आईडी में से कहीं पर भी शेयर करें। मैं आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर वॉइस ओवर करूँगा। तो बगैर देर किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी अंधेरी, खामोश और पुरसकून जगह पर बैठ जाओ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ पहले भी अपनी स्टोरीज शेयर कर चुका हूँ, फॉरेस्ट रेंजर वाली, और आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही एक स्टोरी लेकर आया हूँ कि जिससे इन जंगलात की खौफनाक हकीकत हमारे सामने आती है। ये जंगलात बाहर से जितने ही पुरसकून, खामोश और पुरअमन जगह क्यों ना लगते हों, लेकिन अंदर जाने पर ऐसा महसूस होता है कि हर पल आपको खाने को दौड़ रहे हैं। और ऊपर से इनमें इन लोगों की अजीब तरह से गायब हो जाने की ये कहानियाँ और भी ज़्यादा इंसान को हैरत में डाल देती हैं। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये तकरीबन तब मेरे साथ हुई थी जब मैं इस जॉब में अभी ज्वाइन किए हुए तकरीबन 7 से 8 माह ही चला था। तो ये तब की बात है। उन दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, सर्दी काफ़ी शदीद पड़ रही थी और स्नोफॉल भी बहुत शिद्दत से हो रही थी, जिस वजह से उन जंगलात को टूरिज़म और ऐसी तमाम अट्रैक्शंस के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि ऐसी सूरत में वहाँ पे 1 मिनट भी सरवाइव करना मुश्किल होता है। तो कैंपर्स या टूरिस्ट की जान के ख़तरे को देखते हुए उन जंगलात को बंद कर दिया गया था आर्जी तौर पर, क्योंकि ऐसे मौसम में ना ही सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे से चल सकता है और ना ही फॉरेस्ट रेंजर अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए जो कि खुद ही अपनी जान के दुश्मन बन बैठते हैं। ऐसे ही 3 लोगों के एक ग्रुप ने खुफिया तरीके से जंगल के अंदर घुसकर वहाँ कैंपिंग करने का फैसला किया और फिर हुआ वही जिसका डर होता है। वो लोग गायब हो गए। शुरू में तो उनके घर वाले हमें रिपोर्ट करने से भी डर रहे थे, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से जंगल के अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि जंगल बंद था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें रिपोर्ट किया। पहले तो उन्होंने 3 से 4 दिन वेट किया उनकी वापसी का, लेकिन जब वो अपने बताए हुए दिन के 1 दिन बाद भी वहाँ ना पहुँचे तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हमने उनको ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उनको बस तसल्ली दी और फिर हमने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन को भी इतने बड़े स्केल पर नहीं चलाया गया था, बस 3 से 4 बंदों को डिफरेंट लोकेशंस पर भेजा गया था और मुझे अलहदा एक लोकेशन पर भेजा गया था। हर लोकेशन के अपने अपने स्पॉट्स थे कि जहाँ पर उनको देखा जा सकता था, लेकिन मेरे वाली जगह ज़्यादा अहम थी क्योंकि उनके घर वालों ने इंडिकेशन दी थी कि वो लोग कैंपिंग पर ही निकले थे। तो इसीलिए मैं जिस एरिया में जा रहा था वहाँ पर 3 तरह के कैंपिंग स्पॉट्स थे जहाँ पर लोग आके कैंपिंग करते थे। अब मैं तकरीबन 10 मिनट से उस रास्ते पर चल रहा था और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुँच चुका था। जंगल में बहुत गहरी बर्फ़ थी और वो जंगल अंदर दाखिल होते ही ऐसा खौफनाक, खामोश और दिल दहला देने वाला मंजर पेश करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बेशक सुबह के 1 बजे का टाइम था, लेकिन वहाँ की रोशनी इतनी ज़्यादा मध्यम थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे शाम होने वाली हो। बिल्कुल धुंधला सपन था उस सुबह में। उसके अलावा हल्की हल्की फॉग और वो स्नोफ्लेक्स हल्के हल्के जो ऊपर से गिर रहे थे। एक एक स्नोफ्लेक्स की भी जैसे गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो जंगल इतना खामोश था। खैर, अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जहां से
3 जगह पर उस जंगल का रास्ता डिवाइड होता है, 3 कैंपिंग स्पॉट्स। लेकिन उसके घर वालों ने यह भी इंडिकेशन दी थी कि इस दफ़ा हम लोग किसी ऐसे कैंपिंग स्पॉट पर जाएंगे कि जहां हम पहले नहीं गए। इसीलिए मैंने उन तीनों रास्तों में से उस रास्ते को चूज़ किया कि जहाँ पे कैंपर्स जाते तो हैं, लेकिन उनकी सबसे कम फेवरेट जगह है और बहुत कम लोग गुजर जाते हैं। बाकी 2 एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है और ज़्यादातर कैंपिंग वहीं की जाती है। लेकिन इस दफ़ा जैसे कि उनका इरादा था कि वो किसी नई और ऐसी जगह पर कैंपिंग करेंगे कि जहाँ पहले ना की हो, तो मैं भी उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ता ज़्यादा खामोश और जंगल से भरा हुआ लग रहा था। उधर खुला एरिया बहुत कम था और एंड पर जाकर तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद मुझे दूर से ही उनका कैंप नज़र आ चुका था। मैं जल्दी से उनके कैंप के पास पहुंचा, लेकिन कैंप का जिपर खुला हुआ था और अंदर सारे का सारा सामान जैसे का वैसा पड़ा हुआ था। मुझे ये लग नहीं रहा था कि वो लोग कहीं दूर गए हैं या उनके साथ कोई ऐसी मुसीबत पेश आई होगी, क्योंकि वो कैंप के अंदर का सामान अभी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी इधर से उधर रखा गया हो। और उस कैंप की हालत से ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई जोर ज़बरदस्ती या कोई लड़ाई झगड़ा किया गया हो। वो कैंप तो बस ऐसे लग रहा था कि जैसे तीनों ने बाहर निकल कर कहीं जाने का फैसला किया हो, मतलब आसपास ही कहीं, और जिपर को ऐसे ही खुला छोड़ गया हो। जैसे ही मैं कैंप के पीछे वाली साइड पर गया तो कैंप की बर्फ़ में हल्के हल्के खून के कतरे गिरे हुए थे और बिल्कुल जमे हुए थे। और वो खून के कतरे उस घने जंगल के अंदर जा रहे थे और बिल्कुल जंगल के पास जाके वो मिट से गए थे कि जैसे उनके ऊपर ताज़ा बर्फ़ गिर गई हो। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि जैसे उन पर किसी जानवर ने हमला किया हो या वो आपस में लड़े हों या किसी और ने उन पर हमला किया हो। ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ये देखते हुए मैंने जल्दी से अपने रेडियो फ़ोन को बाहर निकाला, अपनी पिस्टल को भी हाथ में रखा और पीछे फॉरेस्ट रेंजर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दी कि मुझे यहाँ पर सिम्टम्स मिले हैं और उसके अलावा उनका कैंप भी मिल चुका है। उन्होंने बाकी सारी टीम को भी मेरी तरफ भेजा और साथ ही साथ मैंने उनको ये बताया कि हमें स्निफर्स डॉग की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनकी खुशबू को सूंघते हुए उनका पीछा करने के लिए। खैर, फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की मुसाफरत पर था, क्योंकि अंदर गाड़ी तो आ नहीं सकती थी, उनको भी चल कर ही आना था क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा गहरी थी। इसीलिए उनके आने तक मैं बस उसी जगह पर यहाँ से वहाँ टहले जा रहा था और इसी बारे में सोच रहा था कि अचानक से मुझे मेरी माँ की आवाज़ आई, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से, जो सुनकर मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि मैं अपनी माँ की आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। और हैरत की बात तो ये थी कि मेरी माँ की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी और उनकी आवाज़ मैंने बिल्कुल साफ सुनी थी। इसमें कोई शक ही नहीं था कि वो उनकी आवाज़ थी। इसने मेरी बेचैनी में और ज़्यादा इजाफा किया और मैं जल्दी से और तेज़ी से इधर उधर टहलने लगा और बस उसी तरफ को देख रहा था कि जहाँ से मुझे ये आवाज़ आई थी। और साथ साथ अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जंगल की हर चीज़ मुझ पर नज़र रखे हुए है। वो दरख्त, वो झाड़ियाँ, इवन कि वो कैंप भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे मुझे ही देख रहा है और मुझे ही नोट कर रहा है। बस मैं उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वो कब यहाँ पहुँचेंगे। जब टाइम हुआ तो वो लोग 5 लोगों की टीम बनाकर स्निफर्स डॉग लेकर मेरे पास पहुँचे। जब वो मेरे पास पहुँचे तो उन्होंने कैंप के अंदर से उन सब की स्मेल डॉग को करवाई। उसके बाद वो स्निफर डॉग्स जंगल के अंदर जाने लगे बेकाबू होकर, हाथों से निकलते हुए, और हमारी टीम भी उनके पीछे जाने लगी। लेकिन वो कुत्ते बीच बीच में उनकी स्मेल मिस कर रहे थे, जैसे कि वो लोग छलांगे मारते हुए एक से दूसरा गैप लेते हुए उड़ उड़ कर गए हों। ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और हाँ, जब मैं कैंप की तरफ आ रहा था और जब मैं अपने फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट से निकला था, तब भी मुझे करीब आकर यहाँ पाँव के निशान दिखाई दिए थे, और वो भी ऐसे ही दिखाई दिए थे कि बीच में गायब हो जाते थे और बीच में फिर नज़र आने लगते थे, जैसे कि वो लोग उड़ उड़ कर यहाँ आए हों। उसके अलावा वो पाँव के निशान भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मेरे पाँव का साइज़ काफ़ी बड़ा था
लेकिन वो पाँव मेरे पाँव से भी डबल थे और बस एक ही जैसे निशान थे। हालांकि वो बंदे तो 3 थे। खैर, जब स्निफर्स डॉग जंगल के एक एरिया में जाकर रुक गए और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे तो हमने बिल्कुल सामने देखा। सामने देखने पर हमने देखा कि वो तीनों लड़के बर्फ़ में पेट तक गड़े हुए थे। ये देखकर हम लोग उनको आवाज़ देने लगे। हमने सोचा हो सकता है कि यहाँ पर कोई गड़ा हो अंदर, कि जिसके अंदर ये लोग फंस गए हों। लेकिन वो बिल्कुल एक ही जगह पर स्टैचू बनकर खड़े हुए थे। उनकी पीठ हमारी तरफ थी और वो उस तरफ देख रहे थे। उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी और हमारे आवाज़ देने पर भी वो पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। हम जल्दी से भागकर उनके पास गए। देखते ही हमने वो मंजर देखा जो कि हमें नहीं देखना चाहिए था। उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था। उनके फेस पर से किसी ने बहुत बारीकी से सिर्फ ऊपर की खाल उतारी थी। जी हाँ, सिर्फ ऊपर की खाल, जिसको चमड़ा कहते हैं। और उसकी वजह से उनके फेस के नीचे का सारा गोश्त नज़र आ रहा था और उस सर्दी की वजह से वो ऐसे जम चुका था कि कोई अजीब ही चीज़ लग रही थी। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी हॉरर मूवी के सेट में से किसी चीज़ को निकाल कर यहाँ रख दिया। हमने उनकी हाथ लगाकर हार्ट बीट चेक की, उनकी नर्व चेक की, लेकिन वो तीनों ही मर चुके थे। ये देखने के बाद हमने उनकी बॉडीज़ को वहाँ से निकाल कर हेडक्वार्टर्स तक ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम उनकी बॉडीज़ को उस बर्फ़ में से बाहर निकालने लगे तो ये देखकर हमें एक और शौक लगा। उनकी बॉडी बर्फ़ के अंदर धंसी नहीं हुई थी, बल्कि वो पेट तक का हिस्सा ही वहाँ पर मौजूद था तीनों का, और नीचे का धड़ था ही नहीं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि उनकी नीचे की बॉडी बर्फ़ के अंदर धंसी हुई है। लेकिन बस उनकी बॉडी का वही ऊपर का पार्ट मौजूद था और नीचे का पार्ट ऐसे गायब था कि जैसे उसे कटर ब्लेड से काटा गया हो, बिल्कुल बारीकी से और एहतियात से, बिल्कुल एक ही सीधी डायरेक्शन में। ये मेरी अब तक की सबसे पहली ऐसी लाशें थी जो मैंने इतने बुरे हाल में देखी थी। थोड़ा और देखने के बाद हमें उनके बॉडी पार्ट्स भी मिल गए थे, लेकिन वो उस जगह से 20 से 30 किलोमीटर दूर थे और वो मिले भी हमें 1 से 2 दिन बाद थे, थोड़ी सर्चिंग के बाद। और हैरानी की बात यह भी थी कि उनके दोनों बॉडी पार्ट्स में से हड्डियां गायब थी। जी बिल्कुल सही सुना, गोश्त वगैरह बिल्कुल सही था, लेकिन उनके दोनों पार्ट्स में से तीनों के सिर्फ और सिर्फ अंदर की हड्डियां गायब थी और उनका सिर्फ गोश्त का हिस्सा छोड़ दिया गया था। ऐसा करना तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। उनको एक किस्म का बिल्कुल डमी डॉल्स की तरह बना दिया गया था। मैं कई दिनों तक इसी चीज़ के बारे में सोचता रहा और जो मेरी माँ की आवाज़ें मुझे जंगल के अंदर से आई थी उसके बारे में भी सोचता रहा, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन बीमार भी रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस जंगल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसने उनका ये हाल किया। ये कोई इंसान तो नहीं लग रहा था और ना ही ये किसी इंसान का काम लगता है। ये मेरे पूरे फॉरेस्ट रेंजर करियर में पहला इंसिडेंट था जो कि इतना ब्रूटल था। उसके बाद से तो मुझे ऐसी चीज़ें देखने की आदत हो गई। मैंने हज़ारों सैकड़ों इस तरह के केसेस देखे हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में उस बारे में भी ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।